हेलो बच्चों। नीट का एग्जाम तो 2021 अगस्त में होना है। इट मे पॉसिबल कि कोरोना के चलते डिले हो जाए, लेकिन अगर मानो अगस्त में भी होता है तो हमारे पास टाइम क्या है? मई, जून, जुलाई। तो हम लोग एक 2.5 महीने का 2.5 मंथ का एक कोर्स लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक डिस्कशन फॉर नीट 2021। ये 2.5 महीने के कोर्स में नीट में अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल डिस्कस किया जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट से ज्यादा सवाल आते हैं। और डिस्कशन के दौरान एक पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी होगा। क्लियर है? हर एक वीक में 5 लेक्चर होगा। ये सीधा लाइव क्लास होगा। तो लेक्चर होगा वो होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। टाइमिंग जो होगी वो टाइमिंग है 9 to 10:30 PM। 5 दिन, वीक में 5 दिन चलेगा। जो भी लाइव क्लास होगा वो जूम पे होगा। जूम आईडी जो हमारा है वो है 7035487075। ये हमारा यूनिक आईडी है। और पासवर्ड जो है वो है वीडी गुरुकुल। वीडी गुरुकुल पासवर्ड क्या है? वीडी गुरुकुल। जो भी हम लाइव क्लास देंगे उस लेक्चर को रिकॉर्ड करके हमारे यूट्यूब चैनल वीडी गुरुकुलम पे हमारे यूट्यूब चैनल वीडी गुरुकुलम पे डाल दिया जाएगा। तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। हर एक लेक्चर को, हर एक चैप्टर को मैक्स टू मैक्स हम 2 लेक्चर देंगे। जो थोड़ा बड़ा होगा उसको 2.5 लेक्चर भी दे सकते हैं। मतलब कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर 2 लेक्चर में खत्म हो जाए। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। बेसिकली हम लोग आज यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक ब्रीफ डिस्कशन 15 मिनट का। उस डिस्कशन के बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन पे, जो भी तक क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो बेसिकली 3 पॉइंट समझना पड़ेगा आपको। वो 3 पॉइंट क्या क्या है? एक है यूनिट, दूसरा है डायमेंशन और तीसरा है मेजरमेंट। तीसरा क्या है? मेजरमेंट। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मास का केजी। तो कोई आपसे अगर बात बोले कि 1 मीटर से आप क्या समझते हो, जैसे ही कोई बोला 1 मीटर, तो मन में ख्याल आ गया सर ये दूरी है। 1 मीटर है तो ये दूरी है। 2 मीटर तो उसका डबल कर दिए। सोचो, एग्जाम्पल और लेते हैं कि कोई बोले आपको कि 600 मीटर चलना है। 600 मीटर आप पैदल निकल लोगे? 600 मीटर चलना है तो आप क्या निकल लोगे? पैदल ही निकल लोगे। अगर कोई बोल दे कि आपको 5 किलोमीटर चलना है, तो अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल का यूज लोगे, आपके पास बाइक है तो बाइक का यूज लोगे, नहीं तो ऑटो का यूज लोगे। मानो ऑटो का यूज लेते हैं। कोई बोल दे कि आपको चलना है 250 किलोमीटर, अब क्या ऑटो से जाओगे या पैदल जाओगे? आपके पास कार है तो आप कार का यूज कीजिए, नहीं है तो बस का यूज कीजिए। तो आपने बस का यूज किया। मतलब हम 600 मीटर बोले तो समझ गए पैदल चलना है, हम 5 किलोमीटर बोले समझ गए ऑटो लेना है, हम 250 किलोमीटर बोले समझ गए बस लेना है। मतलब आपको दूरी का आइडिया है।
आपको 1 मीटर का पता है, तभी आप 1 मीटर में 600 से मल्टीप्लाई करके आपको 500 मीटर का आइडिया लगा। अच्छा, 500 मीटर इतना दूरी होगा, पैदल कर सकते हैं। आपको 1 मीटर का आइडिया है तो उसमें आपने 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 5 किलोमीटर का आइडिया लगा। अच्छा, पैदल थोड़ा कठिन है भाई, ऑटो यूज कर लो। सेम फॉर हेयर। तो आपको कैसे पता 1 मीटर इतना ही? कोई बचपन से आपके दिमाग में भर दिया है 1 मीटर इतना, 1 मीटर इतना, तुमने मान लिया। तो 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया? 1 मीटर को इतना ही कैसे डिफाइन किया गया? तो बोला क्या गया कि लाइट 1/3 × 10⁸ में, एक्चुअली 2.99 होता है, लेकिन चलो अप्रोक्सीमेट लेते हैं वैल्यू। इतने सेकेंड में लाइट जितना दूरी ट्रेवल करेगा वही दूरी 1 मीटर, वही लेंथ का स्टैंडर्ड है। लाइट इतने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी दूरी को हम 1 मीटर मान लेंगे। किसी ने बोला और पूरा दुनिया मानता है, मानना पड़ेगा। अब सोचो 1 मीटर को हम अलग मानेंगे, मानो कि पटना में लोग अलग मान रहे हैं, दिल्ली में अलग मान रहे हैं, बनारस में अलग मान रहे हैं, कितना डिफिकल्ट होगा। तो लोग यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब मानते हैं, सबको पता है 1 मीटर का मतलब इतना। क्लियर है? इन मल्टीपल ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड। 600 मीटर लेंथ है, इन मल्टीपल ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 600, 600। तो यूनिट के मल्टीपल में क्या होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड होती है। यूनिट एक स्टैंडर्ड है, तो 1 मीटर का ये स्टैंडर्ड है, इतना ही। कैसे डिफाइन किया गया? इतने टाइम में लाइट जितनी दूरी कवर कर ले। क्लियर है? ऐसे ही मास का भी डिफिनेशन, किसी बताओ, आपको कोई 1 kg की जगह कोई 500 ग्राम सब्जी दे देगा, तुमको आइडिया लग जाएगा ना जी। बस तुम्हें 1 kg का फीलिंग है, 1 kg का मतलब कितना, कोई तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया है, लेकिन उसका भी डिफिनेशन। और से ही 1 कैलोरी हीट का है यूनिट, तो 1 कैलोरी का मतलब कितना हीट, तो इसको भी डिफाइन किया गया कि 1 ग्राम पानी को अगर हम 1 डिग्री से बढ़ा दे, अगर टेम्परेचर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ा दे, तो जो हीट देना पड़ेगा वही 1 कैलोरी। तो हर एक यूनिट का एक डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन पूरा दुनिया मानती। किसने डिफाइन किया? एक संस्था, इसने डिफाइन किया इसको, है कि नहीं? तो यूनिट क्लियर है। यूनिट एक स्टैंडर्ड है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, वो एक स्टैंडर्ड है, स्पेशली फंडामेंटल का यूनिट डिफाइन कर दिए तो ऑटोमेटिक डिराइव्ड का भी डिफाइन हो गया। क्लियर है? तो हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट जो है वो डिफाइंड किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड है, इन मल्टीपल ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड। है कि नहीं? ये आपके यूनिट की कहानी हो गई। अब वैसे ही आप आ जाए डायमेंशन पे, कि डायमेंशन क्या होता है भाई। सिंपल सा चीज है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल, दूसरा क्या है, डिराइव्ड। हाँ, फिर लोग बोले कि दो और आया सप्लीमेंट्री, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का एस रेडियन। हम इसी दोनों पर डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल क्या है? जो फंडामेंटल हो, जो बेसिक हो, मास बेसिक है सर, लेंथ बेसिक है सर। मतलब मास को डिफाइन करने के लिए वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूज नहीं लेगा। लेंथ, जब लेंथ अपने आप को डिफाइन करेगा तो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूज नहीं लेगा। तो कुछ चीज फंडामेंटल होते हैं। क्लियर है? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, क्लियर, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और लुमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी।
इसका ये अपने आप में एक डिफिनीशन है, क्योंकि फंडामेंटल है, बेसिक है भाई। बाकी डेराइव्ड जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस्ड किया हुआ। सारे डेराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज लेते हैं। क्लियर है? जैसे मान के चलो फोर्स, तो फोर्स को डिफाइन करना है तो मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर है? अब मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वेलोसिटी इंटू बाई टाइम। अब ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, तो एम बाई टी, और लिखते हैं वेलोसिटी को लेंथ बाई टाइम। अब इसमें सब फंडामेंटल आ गया, तो हो गया एम एल बाई टी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो, एम इंटू एल इंटू टी टू द पावर माइनस। तो बताओ क्या लिखे इसका यूनिट? कोई पूछेगा इसका यूनिट क्या हुआ, तुमने बोला केजी मीटर सेकेंड टू पावर माइनस 2, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, तो उसका यूनिट लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं न्यूटन। लेकिन एक्चुअल यूनिट तो ये है, एक्चुअल यूनिट तो ये है, न्यूटन साहब को खुशी देने के लिए उसका एन बोल दिया गया, लेकिन है तो यही ना। तो कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसका यूनिट लिख सकते हैं। तो डायमेंशन क्या है सर? तो बोला क्या गया, अब ये है मास, इसको कैपिटल एम बोला गया, ये है लेंथ, इसको कैपिटल एल बोला गया, ये है टाइम, कैपिटल टी बोला गया। इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर माइनस। तो बोला गया एनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल वंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो पावर रेज होगा वही है डायमेंशन, जो पावर रेज होगा। तो कोई पूछेगा डायमेंशन ऑफ एफ, कोई आपसे पूछा कि डायमेंशन ऑफ एफ, तो आपने बोला 1 इन लेंथ, चलिए 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो सर ये कोई नया चीज थोड़ी है, ये तो यूनिट में ही दिख रहा है सर, यूनिट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। तो अगर यूनिट को देख बोल देंगे तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, तो कहाँ कहाँ कुछ नया चीज है? बस आप केजी को एम लिख दिए तो नया चीज हो गया क्या? वो तो वही है। हमको अल्टीमेटली टिक मार के आना है ना। अब टिक यहाँ से मार दो या टिक यहाँ से मार दो, क्या फर्क पड़ता है? यूनिट पता है फंडामेंटल में, तो डायमेंशन पता है, सीधा यहाँ से बोल दोगे 1 इन मास, 1 इन मीटर, लेंथ -2 इन टाइम, है कि नहीं? तो ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो। हम तो भाई अपने टाइम में हम यूनिट से ही कर लिया करते थे। जब हम देखे टीचर ये लिखा, अरे ये तो यूनिट ही है भाई, फंडामेंटल के टर्म में यूनिट लिख लो, किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिख लो, और उसका जैसे ही यूनिट लिख दिए तो जो पावर आया वही डायमेंशन है। और डायमेंशन को बोलने का ये तरीका है 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अब आ गया डायमेंशनल फार्मूला, तो भाई इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, सिंपली ब्रैकेट में डाल दे तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का मतलब क्या होता है, विच फिजिकल क्वांटिटी, विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ आर इन्वॉल्व, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी और कैसे कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई एम एल टी इन्वॉल्व हुआ अगर फोर्स को डिफाइन करना है, और कैसे कैसे, तो एम पे पावर 1, एल पे पावर 1, टी पे पावर -2, तो ऐसे इन्वॉल्व हुआ। तो विच एंड हाउ फिजिकल क्वांटिटी आर इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। बस इसको खाली इसको ब्रैकेट में डाल दे। फिर आता है डायमेंशनल इक्वेशन। व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन? ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन? तो बस इसको ऐसे कर दो, ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेट कर दो फोर्स से। क्या करना है? फोर्स से इक्वेट कर देना है कि नहीं? ये सिंपल सा चीज था। अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट के ऊपर कि सर मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट, मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है,
अब कहीं भी नट बोल्ट है, तो नट बोल्ट है तो सोचो ये नट है जिसका कुछ डायमीटर मान लो 5 mm है, तो बोल्ट का भी डायमीटर 5 mm होना चाहिए ना जी, तब तो इसमें टाइटली जाएगा। और इसमें बोल्ट को टाइटली जाना है, इसका भी डायमीटर 5 mm होना चाहिए, मतलब मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। आप जाते हो दुकान, मांगते हो भाई 2 मीटर कपड़ा दो, तो मेजरमेंट करता है ना, वो मेजरमेंट है। तो हमें हर एक जगह मेजरमेंट करना होता है। आप जाते हो टेलर के पास कपड़ा सिलवाने के लिए, तो मेजरमेंट करता है ना। आप कपड़ा खरीदने गए जीन्स, तो देखते हो ना भाई कि मेरा जो कमर है वो साइज 32 है या 30 है, मेरा लेंथ 33 है, तो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि हर एक मेजरमेंट में ईयर आता है। मानो एक कोई मान के चलो ये कोई लेंथ है, अगर इसका ट्रू वैल्यू मान लो 15 मीटर है, तो आप कभी मेजर करके 15 मीटर ला ही नहीं सकते, या तो 15 से थोड़ा सा कम होगा या 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब मेजरमेंट कभी ट्रू वैल्यू मेजर नहीं करता है। आप किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजरमेंट करोगे तो कभी भी वो ट्रू वैल्यू मेजर करेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ईयर होगा, कुछ ना कुछ तो ईयर होगा। तो भाई मेजरमेंट में आता है ईयर। क्या आता है मेजरमेंट में? मेजरमेंट में आता है ईयर। तो ईयर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। उसके बाद समझे, फिर क्या आया? एक तो ईयर आया, फिर एक आता है रिलेटिव ईयर। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ईयर। ईयर बोलो या एब्सोल्यूट ईयर बोलो। एक आता है रिलेटिव ईयर। रिलेटिव ईयर क्या होता है? एब्सोल्यूट ईयर बाय ट्रू वैल्यू। फिर एक आता है परसेंटेज ईयर। इसको बोलो रिलेटिव ईयर या फ्रैक्शनल ईयर, दो नाम है। ये आता है रिलेटिव ईयर, मतलब ईयर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तीन टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? आप खुद सोचे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या उसका आपको ट्रू वैल्यू पता है क्या? क्या ये मानो जो पेन है, क्या इसका ट्रू लेंथ पता है क्या? तो ट्रू लेंथ कैसे मालूम करेंगे सर? तो इस मेजरमेंट को हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे। मतलब कोई स्केल से, मान लो कि मीटर स्केल है या वर्नियर कैलिपर है, जो भी है, उससे इसको हम बार बार करेंगे मेजर। लेंगे 5 ऑब्जर्वेशन, लेंगे 10 ऑब्जर्वेशन, अब उसका ले लेंगे मीन या एवरेज। और जो वैल्यू आएगी, जो एवरेज वैल्यू आएगी, उसको उसको बोलेंगे हम लोग ट्रू वैल्यू। तो हम लोग ट्रू को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो ट्रू को अप्रोच करने का तरीका है कि क्या करे कि इसका मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन है, उसको बार बार रिपीट करें आप। तो बार बार रिपीट कीजिएगा तो कभी मेजरमेंट आएगा A1, कभी मेजरमेंट आएगा A2, कभी आएगा A3, कभी आएगा A4। माने आपने 4 बार रिपीट किया, तो सोचो क्या आएगा? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को बोलते हैं, इसको सिंपली बोलते हैं ऐसे ए मीन। किताबी भाषा है ए मीन, AM, बस सारे का मीन वैल्यू। वो अप्रोच, मतलब वो क्या करेगा? ट्रू वैल्यू को अप्रोच करेगा। क्योंकि आप हर एक बार ईयर करोगे, हर एक बार जब मेजरमेंट करोगे कुछ ना कुछ तो ईयर होगा। तो आप बार बार करो मेजरमेंट, सबका मीन लो, तो आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। 100% एक्यूरेसी आप कभी ला नहीं सकते। हाँ, आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो ले लिए आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई 4, ये आ गया। उसके बाद क्या करोगे आप? निकालोगे डेल्टा A1, ईयर इन मेजरमेंट ऑफ 1, सिंपली AM माइनस A1। फिर निकालोगे डेल्टा A2, ईयर इन मेजरमेंट ऑफ 2, A2। फिर निकालोगे डेल्टा A3, ईयर इन मेजरमेंट ऑफ 3, AM। फिर निकालोगे डेल्टा A4, ईयर इन मेजरमेंट ऑफ 4। तो हमने क्या किया? 4 मेजरमेंट ले करके उसका निकाल लिया हमने मीन, तो उसको हमने मान लिया 2। इसमें क्या ईयर आया तो ये आया, इसमें क्या ईयर आया तो ये आया, सब निकाल लिए। अब उसके बाद हम निकाले डेल्टा ए मीन,
डेल्टा ए मीन क्या हो गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और प्लस डेल्टा ए। इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। ये एरर है, ये ट्रू वैल्यू मानेंगे। अगर हमें किसी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो कैसे मेजर करेंगे ट्रू वैल्यू, तो उसका 10 बार 15 बार 20 बार उसको बार बार क्या करेंगे, रिपीटेड वैल्यू रिपीटिशन करेंगे, बार बार उसको करेंगे क्या, मेजर, और सबका ले लेंगे मीन, वो ट्रू वैल्यू हो गया। और एरर ऐसे निकालेंगे, फिर डेल्टा A1 निकालेंगे, फिर डेल्टा A2 निकालेंगे, फिर डेल्टा A3 निकालेंगे, फिर डेल्टा A4 निकालेंगे, तो ये आ गया, इसको बाई 4 कर दोगे। तो जो आपका रिजल्ट होगा, आप रिजल्ट क्या लिखोगे, आप रिजल्ट लिखोगे ए मीन प्लस माइनस ये डेविएशन, ये आपका रिजल्ट होगा। ये आपका क्या हो गया, ये रिजल्ट, ये आपका प्लस माइनस इतना डेविएशन है, ये आपका ट्रू वैल्यू। क्लियर है? अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अच्छा, उसके बाद भी कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है। अगर आप मेजरमेंट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से कीजिएगा। तो 3 इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में, 3 इंस्ट्रूमेंट आपका सिलेबस में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंथ को मेजर करने के लिए। एक है मीटर स्केल, मीटर स्केल। दूसरा क्या है, दूसरा है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। और तीसरा है स्क्रू गॉज। हर एक स्केल का एक लिस्ट काउंट होता है। क्या होता है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट सबसे मिनिमम कितना वैल्यू मेजर करता है, वही है लिस्ट काउंट। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इससे छोटा ये मेजर नहीं कर सकता है। मतलब एक, बताओ, आप खुद बताओ, मीटर स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट आपके पास होगा भी 1 mm है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। इसका जो लिस्ट काउंट है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का, वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। इससे भी छोटा हम बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है। और उसमें जो स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर। हम इससे भी कम बना सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड वो ये होता है। तो सोचो, ये अब बताओ, किसी लेंथ को अगर मेजर करना है तो ज्यादा एक्यूरेटली ये करेगा मेजर, उससे ज्यादा करेगा ये, और सबसे कम करेगा ये, क्योंकि ये सबसे छोटा वैल्यू ये मेजर कर सकता है, तो सबसे एक्यूरेटली तो ये करेगा ना। तो जिसका लिस्ट काउंट सबसे छोटा होता है वो ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगा। उसके बाद मैक्सिमम ईयर भी जो होता है, अगर सब कुछ इंस्ट्रूमेंट सब कुछ बिल्कुल सही है, जो मैक्सिमम ईयर जो होता है, ईयर अगर आप, हम बहुत तरह की ईयर भी कर सकते हैं। मान के चलो कि हवा चल गया, मानो कि हम सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं और हवा चल गया तो रेजिस्टेंस आ गया, तो हमसे ईयर हो गया। सब कुछ को करो नेग्लेक्ट, इंस्ट्रूमेंट भी है सही, तो जो मैक्सिमम ईयर जो आता है वो लिस्ट काउंट के बराबर है। सोचो, इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो मीटर स्केल से मैक्सिमम ईयर 0.1 सेंटीमीटर ही आएगा। कैसे सर, देखे ध्यान से। तो मान के चलो, सपोज दैट ये मीटर स्केल है और मान लो ये दूरी है सपोज दैट 10 सेंटीमीटर, सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर है। और फिर मान लो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm ये है। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं हम 0.5 सेंटीमीटर। अब सोचो, एक स्केल, एक मानो कोई लेंथ है जो आके यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो सोचो, अगर इसका मेजरमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, वैल्यू 10.2। अब आपको ये तो पता ही नहीं होगा सर, ये कितना है हमको पता ही नहीं सर, ये दूरी है 1 mm, तो क्या लिखे सर, पता ही नहीं। तो बताओ, इसमें जो मैक्सिमम जो ईयर लिखोगे वो क्या लिखोगे, 10.2 जो आपने लिखा है, तो मैक्सिमम ईयर लिखोगे। तो बताओ, जो मैक्सिमम ईयर होगा, तो मैक्सिमम ईयर जो हुआ है इतना ही तो हो रहा है। सोचो, इसके जस्ट आगे है, इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे। तब जो मैक्सिमम ईयर जो करोगे भी तो वो लिस्ट काउंट के बराबर ही तो करोगे, है कि नहीं।
तो मैक्सिमम एरर भी जो आता है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी भी जो आता है, वो लिस्ट काउंट के बराबर ही होता है कि नहीं? तो ये सिंपल सा आपका किसके बारे में था? इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तीनों मिलाकर दिया हुआ है, यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट। क्लियर है? सब मिलाकर इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो लगभग आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और 30 क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग सॉल्व करें इसको। तो देखें यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। कभी भी किसी चीज का यूनिट पूछे ना, आपको पता नहीं हो, तो आप देखो किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट पूछे और आपको पता नहीं, तो देखो वो फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्मूले में आता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किस फॉर्मूले में आता है, याद करो, हीट ट्रांसफर में कंडक्शन में आता है। फॉर्मूला है आई इक्वल टू हीट करंट इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई ए। इस वाले फार्मूला में सब थर्मल कंडक्टिविटी आता है। तब वो फार्मूला पता है तो पहले फार्मूला लिख ले। अब आप लिखिए के इक्वल टू क्या लिखोगे, आई इंटू एल ए इंटू डेल्टा टी। बताओ आई क्या है, जूल पर सेकेंड। हीट करंट किस रेट से हीट फ्लो कर रहा है, जूल पर सेकेंड। ये हो गया जूल पर सेकेंड। लेंथ का मतलब क्या हो गया, मीटर। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और ये क्या हो गया, केल्विन। समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, ये हो जाएगा फोर्स इनटू मीटर। हमेशा फोर्स का यूनिट हमेशा ध्यान रखो, फोर्स होके हर एक जगह इन्वॉल्व होता है। या फोर्स का डायमेंशन हमेशा mlt-2। पूरे मैकेनिक्स में हर एक जगह न्यूटन साहब आए हैं। तो फोर्स हर एक में, प्रेशर में फोर्स आ जाएगा, वर्क डन में फोर्स चला आएगा, काइनेटिक एनर्जी में फोर्स चला आएगा, टॉर्क में फोर्स चला आएगा, कहीं भी देखो फोर्स घुस जाएगा, एनर्जी में फोर्स चला आएगा। तो फोर्स का यूनिट, फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखो। तो ये हो गया फोर्स इंटू मीटर, मतलब हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू पावर -2 अपॉन सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो 1/मीटर इंटू 1/केल्विन। तो मीटर से मीटर कैंसिल, ये बताओ क्या आ गया, केजी मीटर सेकेंड टू पावर -3 केल्विन टू पावर -1। देख लो क्या है। अब यहाँ दिया है आंसर वॉट में। आंसर क्या था, चेक कर ले किस में लिखा है, वॉट में। अगर आंसर यहाँ वॉट में है, जूल में है, तो देख ले यहाँ पे। तो अगर वॉट में बोला है तो हमको लगता है ये ऑप्शन ही सही है। अगर वॉट में बोला है, अगर इसमें दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ सीधा लिखोगे वॉट इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू के, यहाँ ये क्या होता है, केल्विन। ये क्या है, केल्विन। तो बताओ इससे ये खत्म, तो क्या हो गया, वॉट मीटर टू पावर -1 केल्विन टू पावर -1 आ गया आंसर। तो मतलब आपको पता है, अगर मानो किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आपको उसका यूनिट नहीं पता है, उसका डायमेंशन नहीं पता है, तो देखो कौन से फार्मूला में आ रहा है, काम बन गया और क्या। हाँ, लेकिन उस फार्मूला में बाकी रिमेनिंग का आपको यूनिट आना चाहिए, तभी तो ये निकालोगे। मानो कि फार्मूला है, आप तुम किसी दो का नहीं जान रहे तो तुम फिर फंस गए। तो उस फिजिकल क्वांटिटी, उस फार्मूला में बाकी रिमेनिंग का पता हो, बाकी जिसका निकालना है उसको छोड़कर, है कि नहीं? बहुत सुंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि
डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स, कोई भी ऑसिलेटर होता है तो ऑसिलेट आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को खींच करके छोड़ दो ब्लॉक को, तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है, डैम्पिंग फोर्स है जो उसके एनर्जी को खा रहा है। तो बोला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो कोई कांस्टेंट आएगा एफ इक्वल टू के वी स्क्वायर। बोला इस कांस्टेंट का द यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट, यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट कितना सिंपल है, के इक्वल टू फोर्स बाई वी स्क्वायर। फोर्स का हमेशा याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो क्या, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसल। तो क्या हो गया कि ये इससे ये कैंसल, तो के जी इंटू मीटर टू पावर -1, है कि नहीं। तो देख लो क्या है, ये तो कोई एम ऐड नहीं हो रहा है, देखो क्या दोबारा आएगा, अ डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का स्क्वायर लिख दिए, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इक्वल टू एफ इक्वल टू के इंटू वी। तो बताओ क्या, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई वी। हमने वेलोसिटी स्क्वायर पे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकाल दिया था, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, वो किसी से भी हो सकता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन को हमेशा ध्यान, अभी अभी मैंने क्या किया, क्वेश्चन को रैपिडली पढ़ दिया। और तो क्वेश्चन को रैपिडली पढ़ देने से क्या हो गया, अब सोचो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आंसर होता तो हम टिक मार देते। तो थोड़ा सा, जहां क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो 1 मिनट 10 सेकंड लग जाए, लेकिन सही हो। गलत होगा तो गलत तो होगा, मैं निगेटिव मार्क्स तो अलग, है कि नहीं। तो एक बार धैर्य, फास्टली तो करना है, लेकिन इतना भी फास्टली नहीं कर देना है कि हम सिल्ली मिस्टेक कर दे। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से पढ़ना है। तो ये हो गया फोर्स बाई वी। तो ये क्या आ गया यहाँ पे देखिए, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर बाई सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसल, क्लियर है। और ये हो गया मीटर से मीटर कैंसल, तो आ गया के जी इंटू सेकेंड टू पावर -1। कौन सा ऑप्शन, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि इसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या है, तो आप कर सकते हो, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन फॉर्मूला में वो इन्वॉल्व हो रहा है, फॉर्मूला लिख दो। यहाँ तो फॉर्मूला दिया ही हुआ था। अब देखिए द यूनिट ऑफ, अब बाकी अब सब सवाल हम सारा नहीं करेंगे, बस सबको सबका आंसर तक नहीं जाएंगे, आप में आपको क्या करेंगे, सबका एक अप्रोच दे देंगे, ये सवाल का ये अप्रोच है, ये सवाल का ये अप्रोच है, बाकी आपको आप आंसर तक खुद पहुंच जाओगे। तो बोला द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, पता करो ये कौन सा फॉर्मूला में, तो आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो सोचो ध्यान से आप, ये तो कांस्टेंट है सर, कोई इसका यूनिट नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन फोर्स। अब Q1 Q2 फंडामेंटल है नहीं, इसको फंडामेंटल में चेंज करे, तो इसको लिखे, इसको भी लिखे I इंटू टी, इसको भी लिखे I इंटू टी, चार्ज को I इंटू टी, I इंटू टी। अब I फंडामेंटल है, करंट अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या लिखे, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात आंसर भी दिया है कूलम के टर्म। जब आंसर कूलम, हाँ एक बार हमेशा देखिए, एक बार आप ऑप्शन चेक कर ले, और आप क्या चेक कर ले, ऑप्शन चेक कर ले। अब कूलम के फॉर्म में ही दिया हुआ है और न्यूटन के टर्म में ही दिया हुआ है, तो किस बात का टेंशन लेंगे, सीधे लिखेंगे न्यूटन। यहाँ 1/ε0, हमको बस किससे मतलब है, यूनिट से मतलब है। यहाँ कूलम का स्क्वायर, यहाँ मीटर का स्क्वायर, लो इसको इधर लेके चले गए, ε0 इक्वल टू कूलम न्यूटन, है कि नहीं सर। तो क्या आ गया, देख लो यहाँ से, AC कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर, है कि नहीं। तो एक बार आपको ऑप्शन में देखना है कि हम मानो चलो चले गए फंडामेंटल के टर्म में, ऑप्शन दिया है नहीं, हमेशा एक बार क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन भी चेक करना कि क्या वो न्यूटन के टर्म में दिया हुआ है कि प्योर फंडामेंटल के टर्म में चला गया है कि नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। अब सवाल आ गया ईयर से,
बोला द स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट ऑफ दिस and there are 50 division on its circular scale. The pitch of the screw gauge need 2020. तो पता है कि लिस्ट काउंट जो होता है वो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। तो लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01, पिच कितना दिया हुआ है भाई, तो पिच तो आपको निकालना ही है, और ये कितना आ गया, सिंपली 50 डिवीजन, है कि नहीं। अगर ये 50 डिवीजन आ गया तो बताओ आप क्या लिख लोगे आज, सिंपल सा, P इक्वल टू 0.01 इंटू mm, ये है mm इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म, फार्मूला बेस सवाल, है कि नहीं। ऑप्शन आप टिक कर लेना। नेक्स्ट, हाँ इस टाइप के सवाल, लिस्ट काउंट वाले सवाल भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेजरिंग, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट पूछा जा सकता है। तो कोई भी अगर आपको निकालना है लिस्ट काउंट फॉर किसके लिए, स्क्रू गॉज, तो स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट ये है भाई, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर है। पिच क्या होता है कि सर्कुलर रोट, सुनना पिच क्या होता है, अब देखना यहाँ पे, एक बार अगर स्क्रू गॉज को एक बार कंप्लीटली एक चक्कर मार दिए, एक चक्कर मार दिए, तो जितना ये आगे बढ़ेगा या जितना ये पीछे आएगा वही पिच, वही क्या है, पिच है। मतलब एक चक्कर में कितना आगे बढ़ा, अब देखना यहाँ से आगे बढ़ता है, तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो क्या है, लिस्ट काउंट। तो हम लोग आ जाए, ये देखे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एयर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD इतना, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एयर इन द मेजरमेंट ऑफ, जानते हो आप देखना, जब भी आप मेजरमेंट करोगे, जब भी आप मेजरमेंट करोगे, हाँ जब भी आप मेजरमेंट करोगे, मानो को दो मेजरमेंट किए हैं, मानो दोनों मेजरमेंट को या तो हम जोड़ेंगे या उसको हम घटाएंगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर जो दो मेजरमेंट को हम, अगर दो मेजरमेंट किए हैं तो दोनों मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो ईयर होगा। मान लो ये मास सपोज गया, और ये मान लो वॉल्यूम सपोज गया, या मैं ये मान लो ये भी लेंथ है, मान लो ये भी एक लेंथ है L1 और दूसरा लेंथ मान लो L2, तो दोनों का मेजरमेंट किए, तो मान लो दोनों मेजरमेंट को हम जोड़े, तो अगर इसमें ईयर आया, इसमें ईयर आया, दोनों के जोड़ में भी ईयर आएगा, दोनों के घटाव में भी ईयर आएगा, दोनों के मल्टीप्लाई में भी ईयर आएगा, और दोनों के डिवीजन में भी ईयर आएगा। तो सबके करस्पॉन्डिंग आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद एक और आता है, एक ऐसा मान के चलो कि, एक ऐसा मान के चलो कि P इक्वल टू आ जाएगा x टू पावर A, y टू पावर B और C टू पावर Z टू पावर C, जो सवाल यहाँ दिया हुआ, ऐसा सवाल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/G, जिसको लिख सकते हैं 2π, ये तो कांस्टेंट है, L टू पावर हाफ G टू पावर माइनस। हम बोल सकते हैं और एग्जांपल ले सकते हैं, देखो ध्यान से, कि मानो कि हीट जनरेटेड इन रजिस्टर, तो लिखते हो I² R × T, तो I पे पावर 2, R पे पावर 1 और T पे पावर 1। अब सोचो I के मेजरमेंट में गलती हुआ है, R के मेजरमेंट में गलती हुआ है और T के मेजरमेंट में गलती हुआ, तीनों में ईयर आया है, तो हीट में भी ईयर आएगा। तो एक सवाल इस टाइप के बनते हैं। तो ये वाले सवाल, ये वाले सवाल और ये वाले सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से बन जाते हैं, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये दोनों सवाल एक कॉन्सेप्ट से बनते हैं, अलग कॉन्सेप्ट से। आप बुक में देखना आपको मिलेगा, तो बता दिए तरीका कि ये दोनों एक कॉन्सेप्ट से और ये तीनों एक कॉन्सेप्ट से। तो ये तीनों किस कॉन्सेप्ट से बनता है, वो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखना आप,
तो यहाँ पे आप देखना क्या कि लिखा हुआ है एक्स ए स्क्वायर बी टू द पावर हाफ, जो नीचे है उसको भी ऊपर लेके जाओ, लिखो पहले प्रोडक्ट के टर्म में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 टू पावर 3 -3 हो जाएगा, और डी टू द पावर -3 ये आ गया। अब दोनों तरफ लॉग ले, यहाँ लॉग ले, यहाँ पे लॉग ए लॉग बी लॉग सी लॉग डी मल्टीप्लाई में आएगा। तो आपको पता है अगर ऐसा लॉग ए इंटू बी, इसका मतलब क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/a, इसका आएगा 1/b। तो डिफ्रेंशिएट करें तो जैसे करेगा तो ये आएगा dx/x। ये क्या है रिलेटिव ईरर और फ्रैक्शनल ईरर इन एक्स। सोचो यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर पहले चला आएगा, तो लॉग लोगे तो लोग सोचो लॉग ऐसा हो लॉग ए स्क्वायर, सपोज दैट तो ये 2 लॉग ए आएगा। कुछ ने बोला है यहाँ पे पावर ई है, बेस ई, सॉरी यहाँ बेस क्या है ये। तो अब देखिए ध्यान से, तो अगर ये हो जाएगा ट्वाइस DA/A, ये है रिलेटिव ईरर इन ए, ये हो जाएगा हाफ DB/B, ये रिलेटिव ईरर इन बी है। ये है यहाँ माइनस लेकिन लिखना है प्लस में, ध्यान रखना। अगर एक्चुअल लॉग में लॉग वाला करते तो माइनस में आता है, लेकिन आपको लिखना है प्लस में। तो 1/3 DC/C, यहाँ -3 है लेकिन लिखना है आपको प्लस में 3 इंटू DD/D। तो जो भी पावर है वो प्रोडक्ट में चला आएगा। ये क्या है ईरर इन एक्स, ये है रिलेटिव ईरर इन एक्स, ये रिलेटिव ईरर इन ए, ये रिलेटिव ईरर इन बी, ये रिलेटिव ईरर इन सी, और ये है रिलेटिव ईरर इन डी, है कि नहीं। अब सोचो आपको यही निकालना है, परसेंटेज निकालना है, आंसर दिया परसेंटेज में, क्लियर है। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो सब में, इसमें तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो सोचो हमको, हमें तो बस टिक मारना है। तो रिलेटिव ईरर इन ए कितना दिया हुआ देखो ध्यान से 1%, 2 में क्या दिया हुआ है भाई बी में 2%, सी में क्या दिया हुआ है 3%, और डी में क्या दिया हुआ है 4%। यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हो गया 1, यहाँ से हो गया 1, और यहाँ से हो गया 12, 12 13 14 क्या हो गया 16, तो आ गया 16%। अब इस टाइप के खूब सवाल पूछते हैं, खूब सवाल। अब क्या करेगा, ये फॉर्मूला ही तो चेंज करेगा ना, ये बार बार फॉर्मूला चेंज करते रहेगा। वैसे बहुत सारे फॉर्मूला फिजिक्स में आते भी है, बहुत सारे फॉर्मूला। मानो कि वो एक फॉर्मूला आ गया 2π√L/g, तो √L/g को लिखेंगे L टू पावर हाफ G टू पावर -हाफ। तो बोले बताओ कि ईरर इन लेंथ ये है और ईरर इन जी कुछ है, तो बताओ ईरर इन टी क्या होगा, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन इसको जो जो ऐसे लिखते हैं लॉग लेके जो डिफरेंशिएट करते हैं, आपको सीधा याद कर लेते हो, इससे रिलेटिव ईरर आता है। तो उसको अगर इधर ही हमें एक्स चाहिए, आपको इधर से जाके मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है देखिए ध्यान से, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मतलब मेन स्केल में क्या है, ये जो मेन स्केल है वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल में क्या है कि लेंथ ऑफ n डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन क्या दिया हुआ है n डिवीजन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ n मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है सिंपल 1 सेंटीमीटर। देखो क्या लिखा हुआ है, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर है n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो n डिवीजन, n मेन डिवीजन, लेंथ ऑफ n मेन डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बताएं लेंथ ऑफ 1 मेन डिवीजन क्या होगा। तो लेंथ ऑफ 1 मेन डिवीजन जो होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन क्या हो गया 1/n सेंटीमीटर। जब n मेन स्केल डिवीजन का लेंथ 1 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो गया 1/n सेंटीमीटर। अच्छा और क्या बोला है कि द n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब n into लेंथ ऑफ
1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू, देखना, n-1 इंटू लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन? तो n-1 अपॉन n, ये n इधर आएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन? तो क्या दिया हुआ है, 1/n सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे, तो ये आ गया n-1/n² सेंटीमीटर। सवाल ये भी पूछ सकता था, लेकिन सवाल पूछा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसीलिए देखो हम निकाले हैं लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तुम पहले लिखता ये फॉर्मूला लिस्ट काउंट, फॉर्मूला में ये आता, तुम पहले ये निकालता, फिर ये निकालता, फिर वैल्यू पुट कर। ये अप्रोच होता है सवाल का। तो ये हो गया क्या, सिंपली 1/n माइनस 1/n 1/n² सेंटीमीटर। n² एलसीएम ले लिए, ये आ गया n-1 सेंटीमीटर। n से n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, हो गया 1/n² सेंटीमीटर। कितना सिंपल है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये है, आपको ध्यान रखना है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें आपको ये दोनों निकालने के लिए आना चाहिए। अब सोचो कितना सिंपल है। अब लिस्ट काउंट यहाँ पे देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब n का आपको बोलेगा सर जो स्टैंडर्ड जो होता है उसका होता है 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। लेकिन हर एक अलग अलग n के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग आ सकता है। हम बोल सकते हैं कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है 16 मेन स्केल डिवीजन। इसमें पॉसिबल सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं। यहाँ तो लिखा है n-1, n जो है वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है n-1। मतलब अगर ये 10 है तो ये 9, ये 12 है तो ये 11 है। लेकिन ये बोल सकता है कि 20 मैच कर रहा है 16 से, है कि नहीं। सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 क्या है, देखिए ध्यान से। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.01 centimeter. ये list count है। The main scale reading is 5 mm and 0 of the circular scale division coincide with 25 division of the above the। और दिया हुआ है, एक दिया हुआ 0 एरर, कोई नेगेटिव 0 एरर। तो जो रीडिंग होता है, रीडिंग ये सिंपली किसके लिए, रीडिंग किसके लिए, फॉर स्क्रू गॉज। उसके लिए क्या होता है रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू क्या होता है नंबर ऑफ डिवीजन। मतलब कि जो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो 0 से आगे हो गया, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, and 0 of the circular scale division coincide with 25 division of the reference level। मतलब कि जो सर्कुलर लेवल का जो 0 है वो 25 आगे जा चुका है। 0 of circular scale division coincide with 25 division above the reference level। रेफरेंस लेवल 25 ऊपर, मतलब सर्कुलर डिवीजन कितना आगे चला गया रेफरेंस से, वो यहाँ पे लिखेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन नहीं है, रेफरेंस लेवल से कितने डिवीजन आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना ध्यान से यहाँ पे। और उसके बाद अगर कोई एरर दिया हुआ है, अगर कोई एरर दिया हुआ है, देखो ये पे एरर दिया हुआ है, ये 0 एरर है, तो इस एरर को काउंट, अगर निगेटिव एरर है तो जोड़ देना है, अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस कर दो। अगर निगेटिव एरर है तो उसको मेन रिजल्ट में जोड़ देना है, अगर पॉजिटिव एरर है तो उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो जो भी रीडिंग आएगा उसमें लास्ट में ये जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ से आ गया 5 mm प्लस ये दिया हुआ है, दिया भी है, ये सेंटीमीटर में तो लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट क्या दिया हुआ है 0.001 इंटू 25, कितना आ गया ये 0.5 प्लस ये हो गया 0.001
0.025, तो आपका आंसर आ गया 0.525, और सबसे लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम 0.004, तो आ गया 0.529। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ये रीडिंग होता है, फॉर्मूला होता है किसके लिए? अस्क्यू गॉस के लिए, मेन स्केल डिवीजन, लिस्ट काउंट। अब कितने डिवीजन आगे निकल गए रेफरेंस लेवल से, क्लियर है? वो कर देना। 10 आगे, मैं 50 में से 10 आगे निकल गया, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे लिस्ट काउंट, क्लियर है? और ये बहुत टफ नहीं है, आप सोचिए, आप ध्यान से दोस्तों सोचिए आप इसको, कि सपोज दैट कि मान के चलो इस सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, तो जब 50 डिवीजन मूव करता है, जब 50 डिवीजन मूव करता है, सपोज ऐसे जब 50 डिवीजन मूव करता है, तो आता है पीच। क्या आता है? पीच। कुछ पीच होगा, 1 mm का, 2 mm का, 3 mm, जो भी उसका पीच हो, वो डिफिनीशन होता है। तो बताओ अगर एक डिवीजन मूव करेगा तो ये हो गया P बाई टोटल डिवीजन, P आ गया आपका लिस्ट काउंट। तो सोचो अगर 10 डिवीजन मूव किया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मतलब ये आपका लिस्ट काउंट आ गया, ये सबसे छोटी वैल्यू, ये मेजरमेंट हो रही। तो सोचो अगर 10 डिवीजन मूव किया तो P इंटू 50, तो ये लिस्ट काउंट, और यही 10 डिवीजन जो है 25 था। ये कुछ नहीं, ये यूनिटरी मेथड है। ये अगर टोटल मूव कर गया तो एक पीच, एक मूव किया तो पीच अपॉन टोटल, तो लिस्ट काउंट है। तो 10 मूव किया तो, या 25 मूव किया तो, कितना सिंपल। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस दिस, अगर निगेटिव ईयर है तो उसको प्लस कर देंगे लास्ट में, क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या पहले वाला सवाल नहीं था क्या? ये सवाल को देखे, क्या इस सवाल से मैच नहीं कर रहा है? इस सवाल से मैच कर रहा है, सिंपल सा एकदम। इस सवाल को आप देखे ध्यान से, बताओ इसमें क्या कर लोगे? क्या पूछा है? द क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। वही पी है भाई, वही ए क्यू बी टू पावर 2 सी टू पावर -1 डी टू द पावर -1। तो देखोगे रिलेटिव ईयर इन पी इक्वल टू 3 इंटू रिलेटिव ईयर इन ए प्लस 2 इंटू रिलेटिव ईयर इन बी, बस पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस ये माइनस, लेकिन +1 लिखना है, +1 इंटू रिलेटिव ईयर इन सी और प्लस 1 इंटू रिलेटिव ईयर इन डी, खत्म। अब बताओ ये 1% दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंट में आ जाएगा, 1% ये प्लस वैल्यू दिया, आ गया आंसर, है कि नहीं? तो ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाए। अब देखो ध्यान से ये सवाल बोला है कि a student measure the distance travel in free fall of a body initially rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in the measurement of distance and time are इतना। क्या हुआ ना कि फ्री फॉलिंग किया, एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया, फ्री फॉल कर रहा है। मतलब फ्री फॉल का मतलब क्या है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। फ्री फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, लोगों को ये मिसकंसेप्शन है सर, फ्री फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फ्री फॉल का मतलब होता है ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी शुड बी ग्रेविटेशनल, है कि नहीं, बाय द अर्थ। तो फ्री फॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वो तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा? तो किसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर लेगा वो क्या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? हाफ जीटी स्क्वायर। इसने डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया तो कुछ ना कुछ तो एरर आया होगा, इसने इसको ही मेजर किया तो कुछ ना कुछ तो एरर आया होगा। तो इस दोनों को मेजर करके ये निकाल लिया जी। क्लॉक, क्लॉक होगा तो क्लॉक से टाइम मेजर कर लिया, ये मानो 10 मीटर चला, 10 मीटर इतने टाइम में चला, तो दोनों 10 मीटर ही मेजर कर लिया, ये भी मेजर कर लिया, तो जी निकाल लिया। तो इसमें अगर ईयर आया, इसमें ईयर आया, इसमें भी ईयर आएगा। तो सबसे पहले लिखिए जी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एस अपॉन टी स्क्वायर, एस टी टू पावर -2। अब देखो वही वाला है, एक्स टू पावर ए वाई टू पावर बी। अब बताओ रिलेटिव ईयर इन जी इक्वल टू क्या लिखोगे भाई? रिलेटिव ईयर इन एस अब +2 रिलेटिव ईयर इन टी, है कि नहीं? तो बताओ इसमें रिलेटिव ईयर कितना है? E1 है, इसमें क्या है? E2 है। तो प्लस, अगर माइनस है तब भी प्लस करना है, ऑप्शन ये मार देगा, ये गलत ऑप्शन है। 2 इंटू ई, कितना सिंपल है। तो इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, देखो ये बार बार पूछा जा रहा है, जो ऐसा हो एक्स टू पावर ए वाई टू पावर बी जेड टू पावर सी, तो इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल कंफर्म आएंगे यहाँ से, क्लियर है?
एक सवाल यहाँ से, एक सवाल इंस्ट्रूमेंट से आ सकता है, या तो वर्नियर कैलिपर से, या तो स्क्रू गॉज से। एक सवाल आ सकता है यूनिट डायमेंशन से सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का ये सवाल क्या है, द error in the measurement of the radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume। ये सवाल उठाया गया है जेईई मेंस से। डाटा सेम नहीं है, डाटा थोड़ा सा अलग है, वहां कुछ डाटा अलग था, यहाँ डाटा, लेकिन सेम सेम सवाल जेईई मेंस में पूछा हुआ है। अब बताओ, ये भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है। अगर बोलोगे जो सरफेस एरिया होता है, the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume। तो जेईई मेंस में क्या सवाल पूछा था, जब ईयर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, सरफेस एरिया के मेजरमेंट में ये ईयर है, तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में क्या ईयर होगा। तो वहां पे क्या था कि वी कैन राइट सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे डी ए बाई ए इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, तो 2 डी आर बाई आर। तो अगर इसमें ईयर दिया था तो इसमें ईयर निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो कांस्टेंट है सर, तो बोल सकते हैं डी बी बाई वी इक्वल टू 3 डी आर बाई आर। तो सोचो ये दिया था तो ये निकाल लिया, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, तो ये आ गया। ये जेईई मेंस का सवाल था। यहाँ तो और आसान सवाल है कि भाई द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, जब मेजरमेंट किया तो ईयर कितना आया 2%, मतलब डी आर बाई आर इंटू 100 दिया हुआ है 2%। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, मतलब डीबी बाई वी इक्वल टू 3 डी आर बाई आर। 100 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी, क्लियर। ये दिया हुआ है 3 इंटू कितना 2%, तो कितना आ गया 6%। इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, 6% आंसर कौन सा हो गया भाई, ये। अब देखो फिर ऐसा ऐसा भी सवाल पूछा है जेईई मेंस में। जेईई मेंस का रेप्लिकेट होता है नीट में, ठीक है ना, तो आपको जेईई मेंस भी सॉल्व करना चाहिए। द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। if the maximum error in the measurement of mass and length are this in the maximum, बात बताओ, ये क्यूब है, इसका कुछ लेंथ होगा, तो भाई इसका डेंसिटी क्या हो गया, मास बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब, साइड का क्यूब। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया एल का क्यूब। अगर क्यूब है तो एल इंटू एल इंटू एल। तो यहाँ भी तो वही बात आ गया भाई, डेंसिटी इक्वल टू एम इंटू एल टू पावर -3 डी रो बाई रो इक्वल टू डी एम बाई एम प्लस 3 डी रो फिर डी एल बाई एल। एक ही सवाल बार बार पुट करो, खत्म। देख रहे हो। और आगे बढ़ते हैं। आप देखो अब यहाँ भी कितना बार ये सवाल पूछेगा, इसलिए हम, ये हॉट पॉइंट है, अब ध्यान, इस पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत प्रोबेबिलिटी इस पे सवाल आ जाए। Percentage error in the measurement of mass and speed of this and this. The error in the kinetic energy equal to half mv square. dk by k equal to, ये तो कांस्टेंट है, dm by m plus 2 dv by d. Put and get the answer, खत्म है कि नहीं। हाँ कभी कभी क्या पूछेगा ना, पूछ लेगा error in k, error in k, तो आपको करना पड़ेगा dk equal to dm by m plus 2 dv by v into k। कभी कभी देखना, हाँ वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यहाँ ऑप्शन ही दिया हुआ परसेंटेज एरिया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा है द एरर इन द एस्टिमेट का, लिखा है एरर लेकिन ऑप्शन दिया है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालें, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखे ध्यान से, बताओ। अ सर्टेन बॉडी वे इतना, मास इतना है भाई, and measured volume itna, the possible error in the mass and volume are this, the maximum error in density, सीधा भाई density equal to mass by volume, so m into v to the power -1 d rho by rho equal to क्या होगा dm by m प्लस dv by v। इसमें दिया हुआ तो ये आ गया ना जी, एक ही टाइप के सवाल बार बार एकदम। और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सिग्निफिकेंट फिगर। ये सवाल क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में अगर रूल आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं। रूल सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल याद होने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है? ये दो सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट, सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट। ये देखो, ये लास्ट वाला अनसर्टेन, जो लिस्ट काउंट होता है वही अनसर्टेन होता है। खुश हो ना कि जो सबसे छोटी वैल्यू को इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगी वही तो मैक्सिमम ईयर होगा, वही तो अनसर्टेनिटी होगा। तो लिस्ट काउंट में क्या होता है? सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन, जो अनसर्टेन वही लिस्ट काउंट है कि नहीं? कोई पूछेगा बताओ जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किए हैं बताओ उसका लिस्ट काउंट क्या है? इसको देखो 0.0099, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए बताओ उसका लिस्ट काउंट क्या है? तो ये सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर रही है, बताओ कितने से? ये 0.0001, ये सबसे छोटी वैल्यू इसकी इतनी मीटर, ये इसका लिस्ट काउंट है। सेंटीमीटर में चेंज करना तो कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 0.0। क्लियर है? या ये सेंटी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे, दो जीरो क्या हो जाएगा? तो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो हम किसी भी मेजर्ड वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। हम किसी मेजर्ड वैल्यू को देख कर ये बता सकते हैं उसका लिस्ट काउंट क्या है कि नहीं? मान के चलो लिखा हुआ है 5.2 mm, मतलब हमें पता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दो है, तो ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन, और जो अनसर्टेन है वही लिस्ट काउंट है। तो जो सब इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 mm है, 0.1 है कि नहीं? और 0.1 mm लिस्ट काउंट है तो यही इसमें अनसर्टेनिटी भी है, इसमें ही ईयर भी है। और सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन, और एक अनसर्टेन डिजिट। सारे सर्टेन होगा, एक क्या हो गया? अनसर्टेन, और वही अनसर्टेन ईयर आता है कि नहीं? तो लिखा हुआ 5.23 mm, तो ये दोनों सर्टेन और ये अनसर्टेन, तो व्हाट इज द लिस्ट काउंट? 0.01 mm, है कि नहीं? हम पार्टिकुलर सवाल करते हैं भाई। तुम्हारा सवाल क्या है? दोनों को माइनस कर दो सबसे पहले, बताओ दोनों का माइनस क्या आएगा? दोनों का हमारा जो माइनस आएगा सिंपल सा एकदम है, ये आएगा पॉइंट। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपको खुद से ही करना है। हम यूज कर सकते हैं जल्दीबाजी के लिए, लेकिन आपको खुद से ही करना है। ध्यान रखना एग्जाम में कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं है, कोई मोबाइल का यूज नहीं है, आपको अपने पेन से ही करना है। तो 0.99 माइनस 0.0099, तो आ गया यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 0.9801। तो रूल ये बोलता है कि ऐड करने के बाद क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कौन सा आंसर लिखे? अच्छा ये 9 पॉइंट था, सॉरी 9.99 माइनस 0.0099, ये आ गया 9.9801। बच्चा आंख मान करके ये आंसर मार के चलाएगा और वो गलत कर देगा। एडिशन का क्या प्रोसेस है या सब्ट्रैक्शन का, दोनों में सेम है। रूल ध्यान रखे कि हमेशा डेसिमल के बाद देखे, दोनों इंडिविजुअल को देखे, एक इंडिविजुअल ये, एक इंडिविजुअल ये रिजल्ट। तो जिस इंडिविजुअल में डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो रिजल्ट में भी 2 होगा। इसमें दोनों देखो, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है। तो हमेशा क्या करना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद वही मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं? तो रिजल्ट के बाद बताओ सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएगा, लेकिन आप लिखे कितना है? 4। तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, तो 0 को राउंड ऑफ करना है, कोई दिक्कत नहीं, 5 से कम है, तो सीधे आप लिखे 9.98। आंसर क्या हो गया? बी। आप लगा के आओगे ए, हो जाएगा गलत। सिग्निफिकेंट फिगर ये है प्लस और माइनस के लिए।
अगर डिवीजन और मल्टीप्लाई करते हैं तो सोचो अगर ऐसे करना हो 2.2 और एक को सपोज दैट कि एक होता 5.23, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों का रिजल्ट क्या होगा देख ले ध्यान से। तो 2.2 इंटू 5.23 ये हो गया। ये भी सवाल आ सकता है ऐसा, तुम ये टिक मार के आ जाओगे तुरंत एकदम। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें पूरे को देखना है, पूरे को देखना है। डेसिमल के पहले बाद भी और डेसिमल के पहले दो इंडिविजुअल है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसमें ये डेसिमल के पहले भी डेसिमल के बाद भी, लेकिन प्लस और माइनस में हमेशा डेसिमल के बाद जो मिनिमम होगा वही रिजल्ट में भी आएगा डेसिमल के बाद। इसमें पूरा देखें, इसमें मिनिमम है 2, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और 2, तो रिजल्ट में भी 2 ही होना चाहिए, है कि नहीं, रिजल्ट में भी 2 ही होना चाहिए। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आप राउंडिंग ऑफ करना हो जाएगा आपको, राउंडिंग ऑफ करने के लिए राउंडिंग ऑफ का आपको रूल याद करना पड़ेगा। जब तक राउंडिंग ऑफ का रूल याद करना पड़ेगा और आपको सिग्निफिकेंट फिगर का रूल याद करना पड़ेगा, तब ये सब होगा। और सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ ईयर में भी यूज कर लेगा तो अच्छा सवाल बना देगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग आ गए डायमेंशन के ऊपर। बताओ स्ट्रेस का क्या डायमेंशन होगा। तो आपको हमेशा डायमेंशन पूछा ना है तो आप यूनिट पे जाओ। हम तो अपने 11th में ही काम किया करते थे, कभी भी हमसे डायमेंशन पूछता था ना हम सीधा यूनिट, क्योंकि जो यूनिट हमेशा यूनिट फंडामेंटल के टर्म में लिख लेंगे, जो पावर आएगा वही डायमेंशन। तो सब स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। देखो हर एक जगह फोर्स आता है, फोर्स का याद कर ले, ये हो गया MLT-2 और एरिया का मतलब क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर, ये हो गया M L⁻⁻1 T⁻⁻²। आपको इच्छा तब लिखे ना यूनिट के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा स्ट्रेस का यूनिट पता है, प्रेशर का जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वहां से भी आंसर आएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा आप, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या केजी मीटर टू पावर -1, दोनों सेम ही तो है, लिख लो यहाँ क्या आंसर आ गया, ML⁻⁻1 T⁻⁻2, आंसर डी, खत्म। तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल में चलते हैं, इसमें ये पूछा है कि द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन इज, किसके पास सेम डायमेंशन है, इम्पल्स और सरफेस टेंशन। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ए में आप चेक कर लो। तो फोर्स इनटू टाइम भाई है, तो फोर्स क्या होता है, देखो ध्यान से, फोर्स का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, तो केजी मीटर पर सेकेंड। और सही सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई लेंथ, कभी बराबर नहीं आ सकता है। तो सही आप सबका चेक कर ले, इसका भी चेक कर ले, इसका भी चेक कर ले, एंगुलर मोमेंटम ऑफ वर्क का, फिर वर्क और टॉर्क का, ठीक है ना, फिर इसका और इसका, तो आपको दिखेगा कि वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम है। इसका भी ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आर क्रॉस है, यहाँ भी फोर्स इंटू मीटर, यहाँ भी फोर्स इंटू मीटर, ये सेम है। तो आप सबका चेक करेंगे, आपको दिख जाएगा तो अच्छी बात है, डायरेक्टली क्लियर है। आगे बढ़ गए, अब पूछा बताओ इसका यूनिट क्या है, किसका यूनिट, इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, तो निकालो यूनिट। तो देखो भाई आपको हम फॉर्मूला पता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाते हैं हम लोग, C इक्वल टू क्या दिया, 1/√μ0/c, ये स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, तो यही तो लिखा हुआ है सर, एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों टू पावर माइनस, एक परमेबिलिटी एक परमिटिविटी, बताइए क्या है, मीटर पर सेकेंड के बराबर है, तो LT-1 हो गया, खत्म। तो आपको कुल मिला के यूनिट और डायमेंशन तब क्लियर होगा जब आप पूरा 11th-12th पढ़ लिए हो, क्योंकि आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तभी पता होगा जब पूरा 11th-12th पूरा पढ़ लिए। इसीलिए बहुत लोग यूनिट डायमेंशन को 11th-12th खत्म करने के बाद पढ़ते, एक बार हर एक चैप्टर पढ़ लोगे, हर एक का यूनिट सीख लोगे,
है कि नहीं? और हर एक का यूनिट याद भी नहीं करना है। अब देखो वो जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछा है, देखो उसको कौन से फॉर्मूला में इन्वॉल्व होता है, तो काम बन जाएगा अपना। उस फॉर्मूला में उसको छोड़कर रिमेनिंग का पता होना चाहिए, तब उसका निकाल लो, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन होना चाहिए, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या पूछा है भाई कि इसका बताइए, इसका डायमेंशन जानते हो ये क्या है? ये एनर्जी डेंसिटी है, हम लोग पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ ये पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का जो यूनिट पोटेंशियल का वही यूनिट वर्क का, दोनों तो एनर्जी ही है, ठीक है ना? तो लिखोगे m(L(T)-2 फोर्स इनटू लेंथ एनर्जी वॉल्यूम L का क्यूब, खत्म। चेक कर लेना कितना सिंपल है। ऐसे बोलो हमेशा फोर्स का याद रखे, फोर्स का याद रखे। ये फोर्स हर एक जहां जहां मैकेनिक्स आएगा फोर्स घुस जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद करके रखना भाई, कोई दिक्कत होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अरे भाई वेलोसिटी है, तो बताओ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? m पे पावर जीरो, जीरो इन मतलब m⁻0 मतलब मास का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये है मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई इसके डिफिनीशन में। l⁻1 और t⁻⁻। अब चेक कर लो भाई, ये a है क्या? a जीरो है क्या? गलत है। क्या b जीरो है क्या? नहीं। तो उसे ही सबको चेक कर लेना है, सबको लिखना है, या किसके इसमें क्या हो जाएगा? l(t-2), इसमें लिख लोगे फोर्स ml(t-2), इसमें लिख लोगे भाई फोर्स बाय एरिया ml-1t-2, और सबको मैच कर लो। देखो यहाँ पे a=1 है, देखो b=-1 है, और देखो c=-2, मतलब ये आंसर। कितना सिंपल है, एकदम घुमा फिरा कर पूछते रहता है। चलिए हम लोग आज का लास्ट सवाल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग 30 सवाल है वो पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब इसमें भी देखो कैसा सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर। अब इसमें देखना किसका सेम डायमेंशन। एनर्जी डेंसिटी, ये तो भाई डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऐसे कैसे लिखते हो? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये डिफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं? तो ये भी ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे ही मीटर पर सेकंड, डायमेंशनलेस। और ये औसत ही क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी डिफिनेशन होता है फोर्स बाय फोर्स, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो फोर्स बाय फोर्स। तो ये दोनों जो है हैव सेम डायमेंशन, ये दोनों का डायमेंशन सेम है। यहाँ भी m0 l0 t0, यहाँ भी m0 l0 t0। तो कौन कौन हो गया भाई? 2 और 3। तो 2 और 3 भाई यहाँ पे ऑप्शन में, तो बाकी आपको दूसरे का भी चेक करना पड़ेगा। ये तो डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। अब देखना पड़ेगा आपको यंग मॉडुलस का। तो यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये डायमेंशन लेस, जो इसका हो यूनिट तो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब इसका है, ये आ गया m(L(T)-2 अपॉन एल स्क्वायर, तो आ गया m(L-1T-2)। ये यंग मॉडुलस का देखिए। और गारंटी यंग मॉडुलस मैग्नेटिक फील्ड का सेम नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कहीं ना कहीं करंट भी आएगा,
मैग्नेटिक में कहीं ना कहीं चार्ज वाज इन्वॉल्व होगा, तो भाई इसका नहीं। अब एनर्जी डेंसिटी का देख लो, ये आपका हो गया फोर्थ। एनर्जी डेंसिटी का क्या है, एम एल टी माइनस 2 ml केजी मीटर पर सेकंड इंटू लेंथ, ये एनर्जी हो गया, डेंसिटी हो गया एल क्यूब। तो बताओ यहाँ इससे ये खत्म, ये भी आ गया एम एल टू पावर माइनस 1 टी टू पावर माइनस 2। तो हमें लगा कौन सा, फर्स्ट का और फोर्थ का ऑप्शन। फर्स्ट और फोर्थ का क्या है, डायमेंशन क्या है, सेम। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये लेक्चर VD गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे, ये जो लेक्चर है VD गुरुकुलम हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग वहां भी देख सकते हैं। इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लियर है।